दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद में आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भला कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। एक पति पत्नी अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए गंगा पे जाते हैं, गंगा नदी में जाते हैं और गंगा में घुस के अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित करने लगते हैं। तभी एक टोकरी उनके पास में आके रुक जाती है, उनके पैरों में भिड़ जाती है। तो वो बार बार उस टोकरी को बहाने की कोशिश करते हैं पति पत्नी दोनों, लेकिन वो बार बार टोकरी उनके पास में आ रही थी। तो वो सोचते हैं कि देखें आखिर में इस टोकरी में ऐसा क्या है जो ये बार बार मेरे पास में आ रही है। तो दोस्तों उस टोकरी में जो पति पत्नी ने देखा, उसको देखने के बाद उनकी रूह कांप गई और बस उनके मुंह से ये एक ही शब्द निकला कि भला कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। तो आखिर में उस टोकरी में ऐसा क्या था जिसको देखने के बाद में वो ऐसे बोलने लगे। तो आइए पूरी सच्चाई को बताते हैं और इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो गंगा नदी के समीप गांव था। उस गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम मदन लाल था और उनकी पत्नी का नाम था सुधा। उनके पिता का 15 दिन पहले देहांत हो चुका था। तो उनको अपने पिता की जो अस्थियां थी उनको विसर्जित करना था गंगा में। तो मदन लाल अपनी पत्नी सुधा के साथ में गंगा नदी पे जाते हैं और उन अस्थियों को भी लेके जाते हैं और गंगा नदी में घुसते हैं और उन अस्थियों को बहाते हैं और जो भी पूजा पाठ करना, हाथ जोड़ना जो भी था वो सब करते हैं। तभी दोस्तों क्या होता है कि एक टोकरी उनकी तरफ आती है और उनके पैरों में अटक जाती है। तो दोनों पति पत्नी ये सोचते हैं कि भाई कुछ होगा, किसी ने कुछ बहाया होगा। गंगा में अक्सर लोग कोई कुछ बहाता है, कोई कुछ बहाता है, तो इसी उद्देश्य से वो उस टोकरी को बार बार आगे बढ़ा देते हैं कि यहाँ से बह जाए। लेकिन वो बार बार टोकरी मदन लाल के पैरों में आके अटक जाती है। तो वो सोचते हैं कि देखिए ये बार बार यहाँ पे क्यों आ रही है। तो दोस्तों उस टोकरी में उन्होंने देखा कि एक बच्चा लेटा हुआ है और वो भी जिंदा। दोस्तों उस बच्चे को देख के पति पत्नी दोनों हैरान रह जाते हैं, सोचते हैं कि यार आखिर में किसने अपने बच्चे को, इतना छोटा बच्चा, किसने इस बच्चे के साथ में ऐसा व्यवहार किया है। बताओ इस बच्चे को नदी में ऐसे बहा दिया, गंगा में ऐसे बहा दिया, मरने लेके छोड़ दिया। ऐसे करके वो दोनों पति पत्नी हैरान होते हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि उन दोनों पति पत्नी की कोई संतान नहीं थी। उनके शादी के 15 साल बीत गए थे। तो उनको एक तरह से खुशी भी हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि गंगा मैया ने मुझे ये संतान दी है और वो जो बच्चा था वो एक पुत्र था। दोस्तों अब वो क्या कर रहे हैं कि उस बच्चे को खुशी खुशी अपने घर पे ले जाते हैं और सभी को बताते हैं। तो कुछ लोगों ने बताया कि भाई पुलिस को भी सूचना कर दो और डॉक्टर के भी पास ले जाओ, हो सकता है कि बाद में कोई ये दावा करने लगे कि मेरे बच्चे को इन्होंने किडनैप किया। तो दोस्तों पति पत्नी दोनों पुलिस के पास में भी जाते हैं, पुलिस को सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चा मुझे मिला है और इस बच्चे को हम लेना चाहते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, पहले इस बच्चे को हॉस्पिटल में ले चलते हैं। दोस्तों उस बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाया गया क्योंकि भूखा प्यासा था, उस बच्चे की हालत खराब हो गई थी और वो बच्चा शायद है कि 1 महीने के भीतर ही का था, छोटा बच्चा था। दोस्तों हॉस्पिटल से जब वो बच्चा डिस्चार्ज हो जाता है, इसके बाद में जो भी कागजी कार्रवाई थी पुलिस उसको पूरा करती है। इसके बाद में पति पत्नी को बच्चा सौंप देते हैं। अब तो भाई उनके संतान नहीं थी मदन के और सुधा के, तो वो तो इतना खुश, उनको ऐसा लगे कि भाई गंगा माँ ने साक्षात मुझे बेटा दिया है, गंगा माँ ने मुझे औलाद दी है। और बड़े अच्छे तरीके से उस बच्चे का पालन पोषण करने लगते हैं और उस बच्चे का नाम खुशी से प्रयास रखते हैं। दोस्तों वक्त गुजरता है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बड़े अच्छे से चलता है। दोस्तों जब वो बच्चा 5 साल का था और काफी सारी चीजें 5 साल में बच्चे जानने लगते, अपना पराया समझने लगते हैं, तो गांव के मोहल्ले के लोग उस बच्चे से कहने लगते कि अरे तुम तो मिले हुए थे, ऐसे गंगा नदी में बह के आए थे। तो बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगता है, परेशान होता है, अपनी माँ को बताता है। तो माता पिता भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ तक कि सुधा और मदन ने लोगों से ये कहा, अपील की कि भाई बच्चे से इस तरह की बातें ना करो। लेकिन लोग होते ही ऐसे हैं कि बार बार उसी चीज को दोहराते हैं। वो बच्चा बहुत ज्यादा चिढ़ता है, रोता है। तो दोनों पति पत्नी ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो ये बचपन इसका चला, ये बचपन जी नहीं पाएगा अगर इन चीजों में उलझ गया। और ये पति पत्नी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे को कभी उनके अतीत के बारे में पता चले कि उनका बच्चा कैसे मिला था। वो हमेशा अपने बच्चे को अपने तौर तरीके से पालते थे, खुद मतलब ऐसे रखते थे जैसे वो
उसके रियल माता पिता हो और कभी नहीं चाहते थे कि उसको कभी ये हकीकत मालूम हो। दोस्तों ये पति पत्नी सोचते हैं कि अगर मेरे बच्चों को ये सारी चीजें पता चल गई, हो सकता है मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचने लगे और मुझे छोड़ के ना चला जाए, बड़ा होके इसके अंदर नफरत ना पैदा होने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर को बेच दिया, जिस गांव में रहते थे उस गांव वाले घर को बेच दिया और मैं शहर में जाके एक अपना मकान ले लिया और उसी मकान में रहने लगे और अपने बच्चे को पालने पोसने लगे। दोस्तों धीरे धीरे प्रियांश की सारी जो पढ़ाई थी वो भी कंप्लीट हो जाती है और वो 20 साल का हो जाता है और उसकी एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब भी लग जाती है। धीरे धीरे उसकी उम्र 23 साल की हो जाती है। अब क्या था कि भाई जो उस लड़के के पिता थे प्रियांश के, मदन, वो अपनी पत्नी से डिस्कस करते हैं कि अब मेरा बेटा जो है ना बड़ा हो गया है, अब इसको हकीकत बता देनी चाहिए कि ऐसे ऐसे तुम मुझे मिले थे। लेकिन पत्नी जो सुधा थी वो मना कर देती अपने पति को, कहती कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। पता नहीं मेरा बेटा क्या सोचने लगे, ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ के चला जाए और हम बिना संतान के ही रह जाएं, बिना बेटा के रह जाएं। हम ऐसा नहीं करेंगे, उसके दिल में ठेस पहुंच सकती, पता नहीं क्या मेरे बारे में सोचेगा। देखो हम ऐसा नहीं कर सकते। जब पत्नी ने भाई ये सहमति नहीं जताई तो पति भी उस बात को खत्म कर देते, मदन भी इस बात को खत्म कर देते और अपने बच्चे को कुछ नहीं बताते हैं। अब क्या था कि भाई बच्चा जॉब भी करता, पढ़ लिख गया, आप शादी की योग है तो मदन सोचते अब शादी तो करनी होगी, तो इसके लिए वो लड़के देखने लगते हैं, रिश्ते भी आने लगते हैं। दोस्तों एक दिन की बात है, मदन ने प्रियांश के पास में फोन किया और प्रियांश से कहा कि प्रियांश 2 दिन के लिए छुट्टी ले लो और हम लड़की देखने के लिए चलेंगे। पहले तो प्रियांश ने कहा कि पिताजी अभी इतनी जल्दी क्या है लड़की देखने के लिए, लेकिन पिताजी ने बहुत ज्यादा जोर डाला तो प्रियांश कहता ठीक है हम आ जाएंगे लड़की देखने के लिए। दोस्तों प्रियांश आ जाता है और जो डेट रखी थी लड़की देखने वाली, उस डेट को भाई सभी लोग गाड़ी में बैठ के चल देते हैं। दोस्तों जब ये आधे रास्ते पे पहुंचते हैं, प्रियांश, उसके माता पिता और भी 1-2 लोग थे, तो जब ये रास्ते में पहुंचते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी है और एकदम पागलों जैसी वेशभूषा में बीच सड़क में पड़ा हुआ है। तो प्रियांश ड्राइवर से कहता है कि ड्राइवर गाड़ी रोको, देखो ये कौन पड़ा हुआ है ऐसी हालत में। दोस्तों सभी लोग उतर के उस बुजुर्ग के पास में जाते हैं तो बुजुर्ग जो था वो पूरी तरह से बेहोश था। अब प्रियांश कहता अपने माता पिता से कि देखो लड़की तो हम कभी भी देख सकते हैं लेकिन इस आदमी को बचाना बहुत जरूरी है, पता नहीं कौन सी हालत में है, कौन इसके साथ में क्या करके गया है। तो जब ये अपने माता पिता से कहता है कि तो माता पिता भी सहमति जता देते, कहते ठीक है बेटा हम वहां पे सूचना भिजवा देंगे कि आज हम लड़की देखने नहीं आ पाएंगे और हम कल आएंगे, चलो इसको हम हॉस्पिटल ले चलते हैं। दोस्तों उस बुजुर्ग व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते हैं सभी लोग और वहां पे ट्रीटमेंट चलने लगता है। तो दोस्तों डॉक्टरों ने बताया कि इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है और शराब की वजह से इसको होश नहीं रहा, ये अपना होश खो बैठा है। तो जब घर के लोग और प्रियांश जानता है तो घर के लोग तो ये कहने लगते हैं अरे फालतू में नशेड़ी के चक्कर में पड़ गए, लड़की भी देखने नहीं जा पाए और ये शराब के नशे में मर रहा है, पागल हो गया है, मुझे इससे क्या लेना देना था। लेकिन प्रियांश कहता है कि कोई बात नहीं, अब शराब पीता है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही, चलो इसको देखना मेरी जिम्मेदारी थी, अगर मेरे सामने ना पड़ता तो कोई बात नहीं। दोस्तों अगले दिन उसको होश आ जाता है। जब उसको होश आता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड कि चलो भाई से पूछेंगे कहाँ का रहने वाला है और ऐसे क्यों पड़ा था भाई। दोस्तों जब उसको होश आता है तो सभी लोग उसके पास में जाते हैं और उसके पास में जाके भाई वो भी अचंभित कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए। तो सभी लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे तो मुझे बड़े मिले थे। और प्रियांश के जो माता पिता थे तो उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं कि भाई तुमने अपनी ऐसी स्थिति क्यों बना रखी है और डॉक्टर ने बताया है कि तुमने बहुत ज्यादा शराब पी थी इसलिए तुम बेहोश थे, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो दोस्तों उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि मेरा नाम बलराम है, मैं फला फला गांव का रहने वाला हूं। और इसके बाद में बलराम ने जो अपनी स्टोरी बताई, जो इतनी ज्यादा शराब पीने का कारण बताया, वो बेहद ही ज्यादा हैरान करने वाला था। दोस्तों बलराम ने बताया कि हम इतनी शराब इसलिए पीते हैं क्योंकि मेरे अंदर जो है ना बहुत गम भरा हुआ है, हम उस गम को निकाल नहीं पा रहे और जीने की इच्छा नहीं हो रही है। बलराम ने बताया कि मेरी शादी हुई थी, मेरी पत्नी थी,
लेकिन मैं उस समय गलत संगत में पड़ गया। मैं अपने ऐसे दोस्तों के चक्कर में पड़ गया जो शराब पीते थे, नशा करते थे, गलत काम करते थे, जिसके चलते मैंने अपनी पत्नी की कभी देख-रेख नहीं की। यहाँ तक कि मेरी पत्नी जब गर्भवती हो जाती है, मेरी पत्नी का 9वाँ महीना चलने लगता है, जब उसको सख्त से सख्त मेरी ज़रूरत थी, उस समय भी मैंने उसका ख्याल नहीं रखा, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, उसका कोई चेकअप नहीं करवाया था, जिसके चलते मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म तो दिया, लेकिन जन्म देके तुरंत मेरी पत्नी की मौत हो जाती क्योंकि वो इतनी कमजोर हो चुकी थी। दोस्तों, बलराम ने बताया कि पहले तो मैं कम शराब पीता था, लेकिन जब मेरी पत्नी की मौत हो गई, बेटा बच गया, तब मैं पत्नी के गम में और भी ज्यादा शराब पीने लगा। सभी लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं अकेले पड़ चुका था, मेरा बेटा था। अब वो बेटा भूख से तड़पता था, रोता था, उसके लिए मैं क्या करता। एक दिन ऐसा हुआ कि भूख के मारे मेरे बेटा की सांसें रुकने लगी। जब उसकी सांसें रुकने लगी तो मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। तो मैंने उस छोटे बच्चे को, जो सिर्फ 22 दिन का था, मैंने उस बच्चे को एक टोकरी में रखा और टोकरी में रख के गंगा नदी में बहा दिया कि चलो भाई जाओ, हम तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद में मेरा कोई नहीं बचा, मेरी पत्नी भी चली गई, मेरा बेटा भी चला गया, मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं सिर्फ अकेला रह गया, मैं और मेरी तन्हाई, मेरा गम। और मैं दिन रात शराब पीने लगा और शराब की वजह से मेरी यह हालत हो गई है। बेटे को मैंने बहा तो दिया, लेकिन बेटे का गम मुझे आज भी है। आज भी हम अपने बेटे की याद में तड़पते हैं कि मेरा बेटा कैसे होगा, जिंदा होगा, मरा होगा, कैसे क्या होगा। दोस्तों, ये कहानी जब प्रियांश की माँ ने सुनी, क्योंकि प्रियांश को तो कुछ मालूम नहीं था, प्रियांश की जब माँ ने, सुधा ने सुनी, तो उसके पसीने छूट गए। अब क्या था भाई, सुधा की हालत ऐसी थी देखने लायक। जो प्रियांश था वो अपनी माँ से कहता कि माँ, उसकी तो हालत खराब है, इसलिए बेचारा ऐसा है, लेकिन तुम तो ठीक हो, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे, तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो। तो सुधा कहती, बेटा मुझे इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, इसने अपने इतने छोटे बेटा को क्यों छोड़ दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो माँ तड़पती है, परेशान होती, क्योंकि जिस सच्चाई को वो 23 सालों से छुपाई हुई थी, आज वो सच्चाई उसके सामने है। वो अपने बेटा को कभी ये बात बताना नहीं चाहती थी, इस राज को। तब तक वो बलराम बोल पड़ता है कि हो सकता है कि वो भगवान को प्यारा हो गया हो। चलो, अगर भगवान को प्यारा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका पालन पोषण नहीं कर पाते। दोस्तों, इतनी जब बलराम ने बात कही तो सुधा तो अपना आपा खो बैठी। यहाँ तक कि सुधा ने आओ देखा न ताओ और बलराम को एक थप्पड़ खींच के मार दिया। अब भाई सभी लोग हैरान कि सुधा ने ऐसा क्यों किया, और प्रियांश हैरान होता है कि माँ तुमने ऐसा क्यों किया। वो बेचारा कितना बेबस है, कितना लाचार है, वो अपनी परेशानी, अपनी कहानी तुमको बता रहा है और तुमने उसको थप्पड़ मार दिया। ऐसा व्यवहार कैसे करती हो, आज मैंने तुम्हारा रूप ये पहली बार देखा है, तो इतनी गलत कैसे हो सकती है। यहाँ तक कि प्रियांश अपनी माँ को बुरा भला कहने लगा और कहा कि मैंने नहीं जाना कि तुम इतना ज्यादा गलत हो, किसी सताए हुए इंसान को ऐसे तुमने थप्पड़ मार दिया। तब दोस्तों सुधा ने सारी सच्चाई बताई कि बेटा तुम इसी के बेटा हो, क्योंकि तुम मेरे रियल के बेटा नहीं हो, मैंने तुमको जन्म नहीं दिया, तुम मुझे गंगा नदी में एक टोकरी में मिले हुए थे और तुम इसी के बेटा हो। बेटा यही तुम्हारा असली बाप है। मुझे गुस्सा आ रहा है कि इसने अपने इतने छोटे नवजात बच्चे को ऐसे कैसे बहा दिया। और यहाँ तक कि वो माँ फूट फूट कर रोने लगी। तो प्रियांश कहता है कि माँ तुमने ये बात मुझे अभी तक बताई क्यों नहीं, तुमने मुझसे क्यों छुपाई। दोस्तों, प्रियांश की माँ ने सब कुछ बताया कि बेटा हम गांव में रहते थे, गांव में लोग तुमसे ऐसे कहने लगे तो मैंने सब कुछ वहां पे बेच दिया और हम शहर में रहने लगे ताकि तुमको कभी ये चीज मालूम ना हो। हम नहीं चाहते थे कि बेटा तुम मुझसे दूर जाओ या मैं तुम्हें खो दूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह सच्चाई जान के तुम मुझे छोड़ के चले ना जाओ और अपने माता पिता को ढूंढने ना लगो। दोस्तों, प्रियांश ने अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा कि माँ बेशक ये मेरे पिता हैं, कहने को मेरे पिता हैं, लेकिन मेरे असली माँ बाप तुम ही हो, तुमको हम छोड़ के कहाँ जा सकते हैं। दोस्तों, वहां पे माहौल बहुत ज्यादा गमगीन हो जाता है। और दोस्तों, जब ये चीज बलराम जानता है कि जिस बेटे को मैंने बहाया था वो बेटा मेरे सामने खड़ा हुआ है, हट्टा कट्टा जवान,
तो उसके भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यहाँ तक कि प्रियांश अपने पिता को उल्टा सीधा बोलता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पिताजी ऐसे होते हैं, माँ बाप ऐसे होते हैं। बलराम ने कहा कि बेटा मुझसे गलती हो गई और उस गलती का पश्चाताप पूरी जिंदगी से हम भुगत ही रहे हैं और आगे भी भुगत लेंगे, लेकिन इन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया है तो इनके साथ में अच्छे से रहना, ईमानदारी के साथ में रहना, अच्छे से इनकी सेवा करना, यही तुम्हारे माता पिता है। दोस्तों, अब जो प्रियांश के माता पिता थे वो प्रियांश से कहने लगते हैं कि बेटा बेशक इन्होंने गलती की लेकिन ये तुम्हारे असली पिता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हम इनको अपने साथ रख सकते हैं। तो पहले तो प्रियांश मना करता है लेकिन बाद में प्रियांश मान जाता है और बलराम को भी अपने साथ में प्रियांश रखने लगते हैं और अपने रियल पिता को और जिन्होंने पाला उन माता पिता को बड़े अच्छे से रखते हैं। और कुछ दिन बाद प्रियांश की शादी हो जाती है, प्रियांश की पत्नी आ जाती है। और दोस्तों, प्रियांश की पत्नी को भी जब ये हकीकत मालूम होती है तो प्रियांश की पत्नी उस परिवार के प्रति और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है जिन्होंने प्रियांश का पालन पोषण किया था कि ये लोग कितने अच्छे हैं, ये मेरे रियल सास ससुर से भी बढ़ के हैं। और सबका सम्मान करती है प्रियांश की पत्नी और सबको बड़े अच्छे से रखती है। तो दोस्तों, इस तरह बेटा और बाप मिल जाते हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में और ऐसे माता पिता के बारे में जो अपनी समस्याओं के चक्कर में समस्याएं गिनवाते गिनवाते अपने बच्चों के साथ में ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे ऐसी किसी अच्छी शिक्षाप्रद स्टोरी के साथ में। तब तक बाय सभी को।